तो चलिए बच्चों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहले जब जेई मेंस का एग्ज़ाम होता था तो साल में एक बार होता था 2020 से पहले, तो उसमें थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आता था, कुछ गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जेई मेंस के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं साल में, तो अब हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने जो ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का भी क्वेश्चन आया हुआ है और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आ सकता है। नीट में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है और जी एडवांस का तो बात ही अलग है। वो तो हर टॉपिक से उठा करके क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे टॉपिक्स को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता हुआ है। इस टॉपिक में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें भी हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। हमारा पर्पस है हर बच्चा पढ़ाई करे और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। फिज़िक्स में फिज़िक्स का सबसे बेस्ट नोट्स और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिले, इसलिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें काइनेमेटिक्स का यूज होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा यूज होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन का भी थोड़ा सा यूज होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे यूज आएगा मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे कैसे करना है उसको। और हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक और बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ बच्चे, कि प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करना है। एक स्टेटमेंट कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं आपको उस स्टेटमेंट में थोड़ा सुधार करके बताता हूँ। ओनली प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम पर सही होना चाहिए। आप मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, तो फिर क्या होगा उससे? जेई में तो आप क्वेश्चन करते ही रह जाओगे। नीट के एग्जाम में 1 मिनट ही होता है और जेई में 2 मिनट होता है, आप करते ही रह जाओगे। तो इसलिए आपको सीखना है कि कम समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, और कम समय में तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा, सॉल्व कर पाओगे आप, जब आप प्रैक्टिस के टाइम पे सही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। इसलिए जब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखें तो आप वीडियो को पॉज करके देन उसको सॉल्व करो। सॉल्व ना हो तो यहाँ पे सीखो, और अगर आपने सॉल्व कर भी लिया तो भी यहाँ पे चेक करो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और आपने जो सॉल्व किया जिस तरीके से, और जो जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा उसको मैच करके चेक कर लेना। दोनों में चेक कर लेना कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मिनिमम टाइम जो है वही आपको लेकर के चलना है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से बारीकी से हम प्रिपरेशन कराएंगे, पूरा 11th पूरा 12th। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक है बच्चों, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ a charge particle in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा है उसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो देखना जरा ध्यान से। एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E is released in a uniform electric field of magnitude 100 Newton per Coulomb and gains a speed। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है ये निकालना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा खुद से ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखना बेटा, क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ मास m ही रह जाए या चार्ज E ही रह जाए, लेकिन अगर वैल्यू दे देगा तो भी ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे हम। जो हम E यूज करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो यहाँ पे माइनस साइन रहता है, आप दिखा दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू नेगेटिव ही होगा। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हुआ। इनको हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q के जगह पे हम पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E के जगह पे 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम। देखना यहाँ पे कूलम से कूलम कैंसल आउट हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। Fe इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻17 न्यूटन। ये रहा आपका आंसर फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रेवलिंग a distance of 1 meter, how fast does it move? ये क्वेश्चन है, 1 मीटर ट्रेवल करने के बाद कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो चलिए बच्चों ट्राई कर लेते हैं। एस की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, इनिशियली u इज इक्वल टू 0 गिवन है, रिलीज बोला हुआ है, रिलीज का मतलब रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो u इज इक्वल टू 0 गिवन है। और कह रहा है कितना स्पीड होगा 1 मीटर ट्रेवल करने के बाद। तो जब डिस्प्लेसमेंट गिवन है, u गिवन है, v निकालना है, तो हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे, यानी कि v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स के जगह पे हम q इंटू ई लिख सकते हैं अपॉन मास m। इस q के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E गिवन है, तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन मास m हो गया, और ये हुआ बच्चों एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन की जगह पे वही पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन मास m इंटू डिस्प्लेसमेंट s। यहाँ से मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल E के जगह पे 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर है, ये हुआ 1 होल डिवाइडेड बाई मास है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करके मैच कर लेना, ये रहा आंसर। इसको कॉपी कीजिए, ये काफ़ी आसान सा सीधा सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट करके देखते हैं। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देखना बेटा कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे हम, ये एक प्लेट है और ये है दूसरा प्लेट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं और यहाँ हमने नेगेटिव चार्जेस रख दिए। दोनों प्लेट्स का लेंथ हम कैपिटल L अज्यूम कर रहे हैं और यहाँ कहीं बीच में से एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का मास m है। एक चार्ज पार्टिकल E है और उसका मास m है। हमने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली v0 वेलोसिटी प्रोवाइड किया है।
तो कह रहा है जब हम इसको v नॉट वेलोसिटी देंगे तो ये मूव करेगा कुछ इस तरीके से, और जब यहाँ पे चला गया तो इसके पास एक वेलोसिटी होगा ऐसे v, राइट। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये डिफ्लेक्शन हो गया y, ये पूछा है y कितना होगा, और दूसरा जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा कितना होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर 1 डिफ्लेक्शन y एंड नंबर 2 एंगल ऑफ डेविएशन थीटा। जरा ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कर दो, एकदम काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है यार ये तो। एक्सेलरेशन की जगह पे बस QE/m लगा देना है। इसका ट्राजेक्टरी कुछ इस तरीके से है, ट्राई करो फटाफट। ट्राई कर लिया, चलिए देखना बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसे एक फोर्स लग गया होगा, किसकी वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर लेगा। साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा होगा, ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव प्लेट की वजह से एक फोर्स लग जाएगा ऐसे, यानी कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लग गया वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा देखना बेटा, ये जा रहा था हॉरिजॉन्टली, काश ये फोर्स नहीं लगता तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली चुपचाप निकल जाता है ऐसे, लेकिन ये फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट, मतलब इसको डेविएट करने की कोशिश करेगा। वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, अब फोर्स लगा दिया आपने वर्टिकल, तो जो नेट पाथ होगा वो तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ना, ऐसे डिपेंड करता है फोर्स कितना है। तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ट्राजेक्टरी ऐसे हो गया था, पैराबोलिक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम एक काम करेंगे, हम इसको x और y में डिवाइड कर देंगे। नीचे जगह है क्या, अरे बहुत जगह है यार। हम इसको x और y में डिवाइड करेंगे, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। देखना ध्यान से, इस पूरे ट्राजेक्टरी में x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ y में फोर्स लग रहा है, x में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो अगर x में फोर्स 0 बचे तो x में एक्सेलरेशन भी 0। अगर x में एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ भी इसके पास x डायरेक्शन में वही वेलोसिटी है जो शुरू में था v नॉट। अब y में बात कर लेते हैं, y में फोर्स 0 नहीं होगा, y में फोर्स होगा q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन y में होगा q इंटू ई अपॉन m, और q के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E पुट कर सकते हो, ये रहा यहाँ पे। अब निकालते हैं y। इस y को निकालने के लिए देखना करेंगे क्या, ये डेविएशन है। हम एक काम कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू u अलॉन्ग y इंटू टाइम t प्लस हाफ a अलॉन्ग y इंटू टाइम t का स्क्वायर। जब ये यहाँ से चला तो x डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी y में है 0, सिर्फ x में है, तो इनिशियल वेलोसिटी y में हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E मास m, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन मास m। ये q इंटू ई अपॉन m, q की जगह पे हमने E पुट कर दिया है, इंटू टाइम t का स्क्वायर। y निकालने के लिए सिर्फ हमें ये टाइम t चाहिए, काश हमें ये टाइम t पता होता। कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। एक काम करो बेटा, x डायरेक्शन में चेक कर लो, जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन y कवर करने में लगेगा, ये y कवर करने में लगेगा। तो हम x डायरेक्शन में टाइम निकाल देते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं s अलॉन्ग x इज इक्वल टू u अलॉन्ग x इंटू टी प्लस हाफ a अलॉन्ग x इंटू
टी स्क्वायर। देखना बेटा एस अलॉन्ग एक्स कितना है, एल लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू यू अलॉन्ग एक्स है वी नॉट इंटू टाइम टी है प्लस ए अलॉन्ग एक्स तो जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। जब पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया तो मेरे बच्चे जानते हैं टाइम टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट आ गया। ये ले बेटा आ गया, यहां पुट कर दो, तो डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ये रहा एक बात। यहां से मैं आपको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाल करके बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना। और वो कंक्लूजन ये है कि देखना यहाँ पे E अपॉन m है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और m है इलेक्ट्रॉनिक मास। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसका चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होगा ना वो डिफ्लेक्शन तय करेगा। रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास विल टेल अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो E अपॉन m जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और इस E अपॉन m को हम बोल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो जितना ज़्यादा होगा y में डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए बेटा, ये आपने एक नंबर नोट कर लिया। दूसरा नंबर में एंगल ऑफ डेविएशन नोट करना है। इसको मैं मिटाऊंगा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से, ये है V, ये है V नॉट, ये एंगल ऑफ डेविएशन थीटा है। काश हमें ये पता होता, तो हम यहां से लिख देते tan थीटा इज इक्वल टू इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे होगा वेलोसिटी अलोंग y, तो वेलोसिटी अपॉन y, और एक कंपोनेंट x में है तो वो है v नॉट। तो vy अपॉन v नॉट से निकल जाएगा। अगर हमें vy पता होता तो निकल जाता। तो एक काम करते हैं, vy निकालते हैं, कितना होगा। यहाँ पे इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ x में है, और यहाँ पर y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हमने vy मान लिया है। हम एक काम करते हैं, हम v स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा देते हैं। तो या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v अलॉन्ग y, u अलॉन्ग y, a अलॉन्ग y। देखना बेटा u अलॉन्ग y तो है 0, तो हमें v अलॉन्ग y मिल जाएगा, a अलॉन्ग y है q e अपॉन m, और टाइम कितना है l अपॉन वी नॉट, तो ये हो जाएगा l अपॉन वी नॉट। ये हुआ वेलोसिटी अलॉन्ग y। तो अगर हमसे वेलोसिटी भी पूछता तो हम यहाँ से इजीली निकाल लेते हैं। ये भी नोट कर लेना आप लोग, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू v अलॉन्ग y के जगह पे e इंटू ई अपॉन एल अपॉन m वी नॉट है, तो m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स e एल अपॉन m वी नॉट स्क्वायर। ये मिल गया, और ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये आंसर मेरा लिखने का स्टाइल है। चलिए इसको कॉपी कीजिएगा, जरा वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। एक छोटा सा एग्जांपल है, इफ an electron is released in the direction of electric field, then पहला नंबर ऑप्शन, kinetic energy and potential energy both increase
दूसरा नंबर ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ डिक्रीज। सी नंबर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। एंड डी नंबर, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ये 4 ऑप्शन है। जरा वीडियो को पॉज करके फटाफट बता दो, फटाफट सोच लो क्या होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है, तो चलो मान लो वही वाला डायग्राम बनाते हैं जो भी हमने बनाया था, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमें सबको पता है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब इसमें चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने ऐसे रिलीज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये नेगेटिव प्लेट रिपेल कर रहा होगा। तो चार्ज का वेलोसिटी है डाउनवर्ड और चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा अपवर्ड, तो ये रिटार्डेशन का केस होगा, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन के केस में उसकी वेलोसिटी, उसकी जो मान लो वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। टोटल एनर्जी इसका कांस्टेंट होगा, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आपने मैच कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही साथ में सॉल्व करते रहो, मैच करते रहो, सिर्फ नोट नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, सीखना भी है। फिर से वही प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, और पॉजिटिव और नेगेटिव में यहां से एक चार्ज है Q, M, और इस चार्ज को हमने ऐसे V0 वेलोसिटी दिया हुआ है। अब इस चार्ज Q है, इस चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा नेगेटिव प्लेट, और अपवर्ड प्लेट उसको रिपेल कर रहा होगा। ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से ट्राजेक्टरी करेगा। ऐसा उसका मोशन होगा। हर पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल पर ऐसे डाउनवर्ड Q इंटू ई लगता रहेगा फोर्स, डाउनवर्ड Q इंटू ई लगता रहेगा फोर्स, डाउनवर्ड Q इंटू ई लगेगा। और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लोचा है नहीं इस केस में। अब आपको बताना है, अगर ये डिस्टेंस d है, दोनों चार्जेस के, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिए। मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे कि सर ये तो पैराबोलिक, सॉरी वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, और इस g के जगह पे यहां g ना लिख करके हम एक्सेलरेशन a लिख देंगे। g मतलब उस केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में यहां पर QE के जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, और इस केस में QE लगेगा। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर हम ग्रेविटी वाला स्पेस ले ले तो क्या होगा वो समझ लीजिए। मान लो एक अलग केस ले रहे हैं, नोट डाल के लिख लेना। इफ
ग्रेविटी इज कंसिडर्ड, तो क्या होगा देखना। तो जब चार्ज पार्टिकल था जिसको हमने ऐसे v नॉट वेलोसिटी दिया था, अच्छा एक चीज छूट गया, सॉरी, ये एंगल आप मान लेना 53 डिग्री, थीटा मान लो, क्या फर्क पड़ता है, चलो इसको हटा दो और थीटा ले लो, सिर्फ थीटा मान लो। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक मोशन कर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। तो अब इस केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई और एक फोर्स लगेगा M इंटू जी। तो अब यहाँ पे जो हम G यूज़ करेंगे ना, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ना यूज़ करके इफेक्टिव ग्रेविटी यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी यूज़ करना है और यहाँ पे mg है और यहाँ पे qe है, तो हमें इफेक्टिव ग्रेविटी के जगह पे mg तो एब्सेंट है, तो mg एब्सेंट है तो सिर्फ qe यूज़ कर लेना है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू qe अपॉन m होगा। लास्ट वाला दिख रहा है? यस। इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस q इंटू ई। तो यहाँ पे हम g इफेक्टिव यूज करेंगे और g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस क्यू ई अपॉन m हो जाएगा। ये हुआ g इफेक्टिव। अब अगर इस g को आपने एब्सेंट कर दिया तो g की जगह पे g एब्सेंट होते हैं, g इफेक्टिव कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ क्यू ई अपॉन एम बचा है। वही बात मैंने यहाँ पे कही थी कि एक्सेलरेशन की जगह पे आपको क्यू ई अपॉन एम यूज करना है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 इंटू यू के जगह पे वी नॉट गिवन है बेटा, तो ये वी नॉट हो गया, साइन थीटा को साइन थीटा डाल दो और एक्सेलरेशन a के जगह पे क्यू ई अपॉन एम डाल दो, यानी कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 वी नॉट एम साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू ई आ गया। मेरे बच्चे होशियार हैं, अब इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएंगे, अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। वही प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है M और उसको हमने ऐसे वेलोसिटी V नॉट प्रोवाइड किया है। इनिशियल वेलोसिटी V नॉट दिया है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री पे है। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करेगा और ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो आपको पता करना है कि मिनिमम v कितना होना चाहिए ताकि ये अपर प्लेट को जस्ट टच करके निकल जाए, जस्ट टच करके ऐसे निकल जाए। तो क्वेश्चन है, इसका टोटल लेंथ आप L मान लेना, कैपिटल L। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी V नॉट so that it just touches the upper plate। अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा, मेरे होशियार बच्चे जानते हैं इस चार्ज पार्टिकल पर ऐसे QE फोर्स लगता रहेगा, QE फोर्स लगता रहेगा। ये ले बेटा QE, और ये मोशन करता रहेगा। देख बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन तो अभी भी है और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो टोटल डिस्टेंस है वो d गिवन है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके बताना है
कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूं, देखेंगे। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ते हैं एच मैक्स, वो एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भूल गए, पिछले जन्म में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है हमने। आप जाकर के अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे टाइप करो प्रोजेक्टाइल मोशन बाय निशांत कुमार सर, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए, एच मैक्स की जगह पे है डी, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 2 इंटू इस जी की जगह पे क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। तो यू स्क्वायर यू निकालना है हमें, तो कितना होगा मेरे बच्चे, डी इज इक्वल टू, ये एम उछल के ऊपर जाएगा, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा 9/5, तो ये हो जाएगा 9/5 अपॉन 2QE। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, उसके स्क्वायर करेंगे, ओह सॉरी 9/25 हो जाएगा, 9/25। यहाँ से u निकालो, u इज इक्वल टू, सबको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2QE d अपॉन m और होल अंडर रूट 5/3, इतना हो जाएगा आंसर। ये 9/25 को इस तरफ भेजेंगे तो 25/9 हो जाएगा, और जब अंडर रूट लगाएंगे तो 25 का 5, 9 का 3, 5/3 हो जाएगा। बाकी सबको अंडर रूट में रखा हुआ है, m अंडर रूट में ही है, और 2QE t 2QED अंडर रूट में ही है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, इतना रिक्वायरमेंट है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया है, और वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो फॉर्मूले याद कर लें, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, इजीली आप याद कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। चल बेटा, क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज y गिवन है। हम नेगेटिव प्लेट से y/2 डिस्टेंस दूर जा करके यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल v0 वेलोसिटी दे करके हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ये चार्ज पार्टिकल है q और उसका मास है m। हमने जब इसको प्रोजेक्ट किया बच्चे, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगने की वजह से कुछ इस तरीके से मोशन करेगा और इसको क्रॉस कर जाएगा। ये डिस्टेंस l गिवन है, प्लेट्स का लेंथ l गिवन है, और आपको बताना है ये मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि चार्ज पार्टिकल q इस लोअर प्लेट को जस्ट क्रॉस करके निकल जाए। फाइंड v minimum so that the charge particle just crosses the lower plate। चलिए वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, देखेंगे। यहां से लेकर के यहां तक का ट्रैजेक्टरी है। हम एक काम करेंगे बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। किस डायरेक्शन में? तो y डायरेक्शन में।
तो s along y, u along y t, a along y this। देख बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो s along y है y/2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट y/2 ही है ना, तो y/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y कितना होगा, जैसे ही पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा इसके ऊपर q इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू q इंटू ई अपॉन m आ गया। इसको उठा के वहाँ पुट कर दो, q इंटू ई अपॉन m इंटू टाइम t स्क्वायर, ये आ गया हमें y/2 इज इक्वल टू दिस मच। अब एक काम करना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से t निकाल लो, तो t इज इक्वल टू my अपॉन क्यू ई होल अंडर रूट, ये रहा टाइम t। अब इस केस में हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी v नॉट है और क्रॉस कर रहा है l लेंथ, तो हम अब s के अलॉन्ग लगाएंगे, x के अलॉन्ग लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u अलॉन्ग x इंटू टी प्लस हाफ a अलॉन्ग x इंटू टी स्क्वायर, और x डायरेक्शन में ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, तो ये टर्म हो गया 0। हमें मिल जाएगा s अलॉन्ग x इज l, टोटल लेंथ कितना बेटा l लेंथ है, दिस इज इक्वल टू u अलॉन्ग x कितना है v नॉट है। हमेशा हर पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स x में है ही नहीं। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी को कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा, तो वेलोसिटी जितना था उतना ही रह जाएगा। तो l इज इक्वल टू यू अलॉन्ग x इंटू टी, यू अलॉन्ग x है बच्चे v नॉट, तो ये हो जाएगा v नॉट इंटू टाइम t के जगह पे हम लिख देंगे अंडर रूट my अपॉन क्यू ई, यहाँ से मिल जाएगा हमें v नॉट इज इक्वल टू l अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम वाई, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे एक्चुअल में इस तरीके से ना करके एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमने शॉर्टकट अप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास जेईई में टाइम कम होता है। एक्चुअल में होता ऐसे कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट एस एक्स लिखा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट बच्चे ज़्यादा होना चाहिए एल डिस्प्लेसमेंट से, तभी तो जस्ट क्रॉस करेगा ना, एल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और एस एक्स के जगह पे हमने जो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखा था वो लिख देंगे, तो यू एक्स इंटू टाइम टी ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन एल, तो यू एक्स के जगह पे वी नॉट आ गया और टाइम के जगह पे अंडर रूट एम वाई अपॉन क्यू ई आ गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम वाई, वही चीज़ आ गया एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम वाई। और जो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम वाई। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन है और ये जो हमने लिखा है ये शॉर्टकट है, ये भी चलेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लो और उन पे अच्छे से कमांड कर लो। अब इसके बाद आपको करना ये है कि किसी भी ईयर का PYQ निकालो और सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी शुरुआत में आप कम से कम 5 साल के कर लो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपके पास अभी कोई बर्डन नहीं है आप 10 ईयर्स के कर सकते हो। अगर बर्डन में हो, टाइम थोड़ा कम है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि 5 साल के क्वेश्चन कर लो इस टॉपिक के। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उठा करके देख लो। जेईई मेंस के बच्चे जेईई मेंस और एडवांस के करेंगे और नीट वाले बच्चे नीट के करेंगे। अगर आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है वो एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा वीक है, तो उसके लिए करना ये है कि इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखो, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो सीख लो। कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है और उस गैप को समझना है एक टॉपर बनने के लिए। वही मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ
क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करने का तरीका सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो छोटा सा मैंने गैप बताया ना, छोटा सा गैप, उस गैप को फुलफिल, उस गैप को भरना होगा आपको, तभी जाकर के आप एक टॉपर बन पाओगे, तभी आपसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।